नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है माँ का सपना। आज चिल्ड्रंस डे के अवसर पर सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ स्कूल में आए हुए थे, क्योंकि सोनी भी अपने 10 साल के बेटे के साथ स्कूल आई थी। बच्चों को सम्मानित करने के लिए कुछ बड़े बड़े टीचर भी वहां आए हुए थे। करीब 2 घंटे के प्रोग्राम के बाद जब बच्चों को सम्मानित करने की बारी आई, तो स्टेज पर शर्मा जी ने माइक हाथ में लेकर कहा, अब मैं एक ऐसी महिला को स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने उस उम्र में अपने सपनों को पूरा किया है, जिस उम्र में लोग औलाद के हाथों ठोकर खाकर खुद को एक जिंदा लाश की तरह समझकर अपनी जिंदगी बस काटते हैं, क्योंकि जीना तो जैसे वह भूल ही जाते हैं। लेकिन इन्होंने अपने 55 वर्ष पार करने के बाद अपने सपनों को साकार ही नहीं किया, बल्कि उन्हें जिया भी है और मेहनत करके इस मुकाम तक आई हैं। आज के समय में यह आप जैसी औरतों के लिए एक मिसाल है। तो मिलिए हमारे स्कूल की प्रिंसिपल लता जी से। लता जी जैसे ही स्टेज पर पहुंची, तालियों की आवाज चारों तरफ गूंज गई थी। लेकिन उस भीड़ के बीच में बैठी सोनी की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी ही रह गई थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह तालियों की गूंज जैसे उसके कानों में तीर की तरह चुभ रही थी। लता जी ने सभी बच्चों को तोहफे दिए, तो वहां मौजूद एक महिला रिपोर्टर ने पूछा, मैम, आखिर इस उम्र में आप यहाँ तक पहुंची कैसे? शर्मा जी ने लता जी के हाथों में माइक थमा दिया। लता जी ने अपने पर्स से अपने बेटे की फोटो निकाली और नम आंखों से बोली, बहुत से लोग आज भी यही कहते हैं कि औरतों को बस चूल्हा चौका संभालने के लिए ही बनी होती हैं, मगर मेरे बेटे ने मुझे ना ही नई जिंदगी दी, बल्कि मुझे जीने का एक मकसद भी दिया और अपनी माँ का इस उम्र में वह सपना पूरा किया जो मेरे माता पिता भी नहीं कर पाए थे। यही कहते कहते लता जी की आंखें भर आई और वह शुरू से ही अपनी कहानी बताने लगी। बात उन दिनों की थी जब लता जी के पति इस दुनिया से जा चुके थे। लता जी जब विवाह करके अपने ससुराल आई थी, तब उनके मायके ससुराल दोनों जगह के लोग यही कहते थे कि अपने ससुराल में कैसे मैनेज कर पाएंगी। एक तो बड़े घराने से ताल्लुक रखती हैं, दूसरी पढ़ी लिखी और शहर नगर में पैदा हुई और पली बड़ी हैं। तो लता जी एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती थी, क्योंकि उन्हें तो मन ही मन कोई बड़ा सा संकल्प ले रखा था, ताकि उनके माता पिता के संस्कारों को कोई उंगली ना उठा सके। समय गुजरता रहा, दिन माह में माह वर्ष में बीत गए और देखते ही देखते उनके विवाह को कई वर्ष भी बीत गए। उनको एक बेटा भी हो गया था, बच्चे भी बड़े हो रहे थे। अपूर्वा जी के घर पर होटल धर्मशाला जैसा माहौल रहता था। मनोहर बाबू जो भी कमाकर लाते, लोगों के खाने पीने और खर्च में ही निकल जाता था और उनके संयुक्त परिवार की देखरेख में अतः चाहकर भी लता जी अपने शान शौकत के लिए कुछ नहीं बचा पाती थी। ऊपर से बेटे की देखरेख, उसकी पढ़ाई लिखाई, इसलिए लता ने अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। बहुत से लोग इनकी इस बात पर भी टोकते थे, क्योंकि जब जब वो इस बारे में बात करती तो सभी यही कहते, ये कोई उम्र है सपने पूरे करने की? औरतें घर संभालते हुए ही अच्छी लगती हैं। लोगों की बातों पर भी लता जी बस होले से मुस्कुरा देती। जिसे जो अर्थ लगाना है लगाता रहे। उनके पति को लता जी क्या कहती है, क्या नहीं, कैसे रहती है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें फर्क पड़ता था तो सिर्फ इस बात से कि उनकी स्वयं की बच्चों और उनके पारिवारिक सदस्यों की देखरेख अच्छे से लता जी कर रही हैं या नहीं। सबको खाना दे दिया, सबके जूठे बर्तन साफ कर लिए, सबके कपड़े धो दिए या नहीं, दिन भर सबकी देखरेख करो, उसके बाद उनकी सेवा में भी कोई कमी ना रह जाए।
अन्यथा इस बात पर झगड़ा निश्चित था। वो थकी हारी है, इस बात से भी मनोहर बाबू को कोई खास मतलब नहीं होता था। इस प्रकार अपने आप को सादगी की मूरत बनाकर लता जी ने घर परिवार संबंधियों की देखरेख में अपना पूरा जीवन सौंप दिया, बिना अपनी चिंता फिक्र किए हुए। क्योंकि उनकी शिक्षा भी अधूरी रह गई थी, तो काम से बचा हुआ समय उन्होंने अपने पठन पाठन में लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि उन्हें औसत नींद और भोजन करने का भी वक्त नहीं मिला। खाने पीने में तो वही जो बच गया, ठंडा गरम जिंदा रहने के लिए पेट भर लिया। इस बात का भी मनोहर जी को कभी फर्क नहीं पड़ता था, ना ही उन्होंने ध्यान दिया। शिक्षित होकर भी उनका कार्य व्यवहार और विचार हमेशा अशिक्षितों के समान रहा। अपूर्वा जी भी इस बात को अपनी तकदीर मानकर जीती रही। नतीजतन लता जी अपनी उम्र से अधिक थका हुआ और बूढ़ा महसूस करने लगी थी। ऐसा लगता जैसे शरीर में जान ही ना बची हो, बस जबरदस्ती में जिए जा रही हो। खैर, लता जी को अभी भी किसी से कोई शिकायत और गिले शिकवे नहीं है। उन्हें सिर्फ शिकायत है तो अपने आप से, क्योंकि उसने दूसरों के लिए अपना वक्त और शरीर बर्बाद किया है, जबकि अच्छे से पता है कि आजकल कोई किसी का नहीं होता है। काम निकलते ही लोग पहचानना तक भूल जाते हैं। वक्त बीता, बेटे की शादी हुई, बहू आई। 1 साल तो बहुत अच्छा लगा, पर एक दिन मनोहर बाबू की अचानक मृत्यु हो गई और बेटे का ट्रांसफर कोलकाता में हो गया। लता जी बेटे बहू के साथ रहने लगी, पर समय के साथ साथ बहू का व्यवहार ऐसे बदला मानो खुले आसमान में काले बादल ने डेरा डाल लिया हो। सोनी को उनका लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे तो बस खुद से मतलब था। एक दिन विवेक ने कहा, सोनी, तुम्हारा हाथ कितना रूखा हो गया है। बस, फिर क्या था, उस दिन से सोनी ने बर्तन धोना ही छोड़ दिया था। एक दिन सोनी बोली, मम्मी जी, शाम में काम वाली नहीं आएगी तो आप बर्तन धो दीजिए, तब तक मैं खाने पीने का देखती हूँ। वैसे भी घर का आधा राशन तो आपके रिश्तेदारों और जान पहचान वालों पर खर्च हो ही जाता है। मैं तो कहती हूँ अगले महीने से मैं काम वाली को निकाल दूंगी। अब आपको ही झाड़ू पोछा बर्तन करना पड़ेगा, वरना अपने रिश्तेदारों से मुंह खोलकर कह दीजिए कि हमारे घर पर ना आया करें। सोनी अपनी सास लता जी से कहती है। लता जी बोली, ठीक है बहू, पर बहू, कितनी ठंड है, सर्दियों में तो पानी में हाथ डालने का मन ही नहीं करता। अब देख लो, तुम खुद रजाई में घुसकर बैठी हो और मुझे तुम रात की रसोई निपटाने की बात कर रही हो। सोनी बोली, अच्छा, मुझे तो जैसे पता ही नहीं। सच में लगता है इस बार ठंड पिछले साल का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। तो आप ऐसा कीजिए, रसोई में पोछा भी रात में ही लगा दीजिए। बड़ी आई नाजुक बनने वाली, मैं खाना बनाती हूँ तो क्या मुझे ठंड नहीं लगती? लता जी बोली, बहू, तुम अभी जवान हो, पर मैं ऐसा क्यों नहीं करती। खाना बनाने में मैं मदद कर दूंगी, पर झाड़ू पोछे के लिए काम वाली को मत हटाओ। कहते हुए लता जी की आंखें भर आई। सोनी बोली, ड्रामा बंद करिए अपना, और याद रखिए सुबह वो ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद मैं ही घर में रहती हूँ। तो अब जाइए, रसोई साफ कीजिए। तभी विवेक गर्म पानी लेकर आया। अरे माँ, आप अभी तक सोने नहीं गई? वो कुछ कहती उससे पहले सोनी बोली, देखिए ना, ठंड से मेरे हाथ पैर कैसे ठिठुर गए हैं। तो मम्मी जी कह रही हैं रसोई का बाकी का काम वो निपटा लेंगी। ठीक है मम्मी जी, आप ही कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लता जी चुपचाप रसोई में चली गई। विवेक बोला, मेरी माँ तो है ही अच्छी। दोनों बातें कर रहे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। सोनी बोली, लो आ गए सासू माँ के रिश्तेदार। जब देखो कोई ना कोई मुंह उठाए चला आता है।
पहले ही कह रही हूँ मैं, बाहर जाने वाली नहीं हूँ। सोनी का ससुराल रेलवे स्टेशन के पास ही था, इसलिए आते जाते ससुराल वाले, मायके वाले और जान पहचान वाले देर सवेर घर आ ही जाते और इसके लिए सोनी लता जी को जिम्मेदार ठहराती थी। लता जी का स्वभाव बहुत अच्छा था, जो भी आता उससे प्यार और अपनेपन से मिलती थी, इसलिए उनके घर पर कोई भी जान पहचान बेझिझक आ जाते थे। विवेक बोला, सोच लो कहीं तुम्हारे मायके वाले हुए तो। सोनी को ना चाहते हुए भी उसके साथ बाहर आना पड़ा। विवेक बोला, अरे शर्मा अंकल, आप इतनी रात को, और वो भी बेटियों के साथ। विवेक ने सोनी से कहा, बेंगलुरु आने से पहले दिल्ली में ये हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी हुआ करते थे। विवेक सोनी को इशारा किया तो सोनी को उनके पैर छूने पड़े। शर्मा जी झिझकते हुए बोले, माफ करना बेटी, इतनी रात को परेशान किया, लेकिन क्या करते, दिसंबर की कड़ाके की ठंड, ऊपर से घना कोहरा, उसकी वजह से ट्रेन सुबह ही आएगी। पहले सोचा होटल चला जाऊं, पर साथ में दो जवान बेटियां हैं, ये सोचकर मन नहीं माना। फिर तुम्हारी सास का ख्याल आया तो हम तुम्हारे घर पर आ गए। सोनी बोली, अब अंकल जी, मेरी सास को तो कुछ करना नहीं पड़ता है, तो उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। तभी लता जी रसोई से निकली और बोली, कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, ये आपका ही घर है, जब मन हो चले आइए, और ऐसी परेशानी में अपने ही काम आते हैं। जवान बेटी के साथ किसी अनजान होटल में रहना सही नहीं है। क्यों बहू? सोनी बोली, हाँ हाँ, ये हमारा घर थोड़ी है, होटल ही तो है, लोग आते हैं, फ्री में खाते हैं और चले जाते हैं। विवेक ने सोनी का हाथ दबाया और हंसकर बोला, अरे अंकल, सोनी को मजाक करने की आदत है, आप लोग अंदर आइए। शर्मा जी बोले, लता बहन, खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी भूख नहीं है, बस चाय से काम चल जाएगा। सोनी तपाक से बोली, पर दूध तो खत्म हो गया है, चाय कैसे बनाए? लता जी मुस्कुराकर बोली, अरे कोई बात नहीं बहू, घर में नींबू है, मैं चाय बना दूंगी, पर खाली पेट सोने थोड़ी देंगे। 15 मिनट में थोड़ा बहुत खाना बन जाएगा, तो कुछ खाकर आराम से सोना। विवेक उन लोगों को दूसरे कमरे में ले गया। सोनी लता जी का हाथ पकड़ के खींचते हुए बोली, रसोई में ले गई और बोली, मम्मी जी, ये कोई आने का वक्त है? जब देखो, जो देखो मुंह उठाए चला आता है, और अपनी ये भोली सूरत सिर्फ मेरे सामने आप बनाती हैं। आपको क्या लगता है मैं उन लोगों के लिए खाना बनाऊंगी? अरे खाना बनाए मेरी जुत्ती। जब वो कह रहे थे कि उनको भूख नहीं है, तो बेकार में जिद करने की क्या जरूरत थी? आपका बोझ क्या कम है जो दूसरों को भी बुला लेती हैं? लता जी बोली, बहू ऐसा मत बोलो, वो अपना समझकर इतनी रात को हमारे दरवाजे पर आए हैं। कोई भी किसी के घर यूं ही नहीं चला आता, और घर आए मेहमान का यूं अनादर नहीं करना चाहिए। तुम ही सोचो भला, दिन भर से भूख नहीं लगी होगी क्या? सोनी बोली, बहुत दया आ रही है ना, याद रखिए कल एक टाइम का आपका खाना कट। अब मेरा मुंह क्या देख रही है, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए और मेरी मदद कीजिए। दोनों सास बहू ने जल्दी जल्दी खाना बनाकर सबको खिलाने के बाद सोनी लता जी से बोली, बहुत ठंड लग रही थी ना, 2-4 बर्तन धोने में, अब लो इतने बर्तन खुद धो। तभी शर्मा जी की दोनों बेटियां रसोई की तरफ आते देख सोनी बोली, अरे मम्मी जी, आप ठंड में क्यों बर्तन धो रही हैं? मैं धो देती हूँ। लता जी हैरान होकर बोली, बहू क्या तुम सच कह रही हो? तभी शर्मा जी की दोनों बेटियां आई और बोली, भाभी, बर्तन हम धो देंगे, आप थक गई होंगी, जाकर आराम कीजिए। लता जी सब समझ गई, वो मना करती रही, पर दोनों ने जबरदस्ती उनको भेज दिया और सारे बर्तन धो दिए। जाते वक्त सोनी ने लता जी का हाथ कस के दबाया
और बोली, सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ते की तैयारी कर लेना। उनके सामने मुझे कहने का मौका मत देना, वरना आपकी इतनी बदनामी हो जाएगी कि घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी आई मेहमान नवाजी करेंगी। चलिए जाइए यहाँ से। लता जी सुबह सुबह नाश्ता बनाती हैं। फिर सबके जगने से पहले सोनी रसोई में आ गई और बोली, अब आप जाइए, मैं सबको परोस दूंगी। नाश्ता करके वे लोग चले गए। एक रोज लता जी भगवान से शिकायत करके रो रही थी और कह रही थी, बेटा बहू अगर अच्छे हो तो समय फिर भी कट जाता है, पर यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। कहाँ दिन रात लोगों में मैं घिरी रहती थी और आज अपने ही घर में मैं कैदी बन गई हूँ। शाम का वक्त हो रहा था। सोनी लता जी के कमरे में जाकर बोली, मम्मी जी ये क्या रोना धोना लगाकर मनहूसियत फैला देती हैं? सांझ का समय है, जाइए दिया बाती कीजिए। अरे बुढ़ापे में भगवान का नाम लीजिए और घर के काम कीजिए। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। लता जी पूरे दिन घर के काम करती। सोनी ज्यादा से ज्यादा खाना बनाने में उनकी मदद कर देती थी। समय बीता और विवेक का ट्रांसफर अपने शहर दिल्ली में हो गया। अचानक से सोनी की आवाज लता जी के कानों में पड़ी और वो पुरानी यादों से बाहर आई। मम्मी जी क्या सोच रही हैं? अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, इन्हें भी ऑफिस जाना है। पुराने दोस्तों को खिला खिलाकर भेज दे तो क्या सोचा, घर का काम खत्म हो गया। मैं इनका टिफिन तैयार कर रही हूँ, तब तक आप उस कमरे का बेडशीट और कल के कपड़े धोकर बाहर डालिए। अब तो कमला जी ने ठान लिया था कि वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगी। लता जी दोपहर में जब बहू सो जाती तो चुपके से अपना थैला लेकर वहां से निकल जाती हैं और 3 बजे तक वापस आकर जल्दी से कपड़े बदलकर घर के काम में लग जाती थी ताकि बहू को उन पर शक ना हो। मगर एक दिन सोनी ने उन्हें जाते हुए देख लिया। सोनी मन ही मन बड़बड़ाई, पता नहीं बुढ़ापे में कितने यार पाल के रखे हैं। ससुर जी के जाते ही जैसे इनके पर लग गए हैं। जब 3 घंटे बाद लता जी रोज की तरह लौट कर आई तो आते ही सोनी ने उनकी चोटी पकड़ ली और आंखें दिखाते हुए बोली, बुढ़िया किससे मिलने जाती हैं रोज रोज? बुढ़ापे में कौन से यार बैठे हैं तेरे? लता जी दर्द से छटपटाते हुए बोली, बहू यह कैसी बातें कर रही हो? यह छोटा सा बच्चा सब देख सुन रहा है, क्या सोचेगा मेरे बारे में? सोनी चिल्लाते हुए बोली, बुढ़िया एक तो हमारी इज्जत उछालने पर तुली है, ऊपर से मेरे सामने सती सावित्री बनने का नाटक कर रही हैं। सोनी ने जैसे ही उन्हें मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, विवेक ने आकर उसका हाथ झटक कर जोर का तमाचा सोनी के गाल पर रख दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां पर हाथ उठाने की? सोनी गुस्से में बोली, मुझ पर हाथ उठाने से पहले अपनी माँ से तो पूछ लो, बुढ़ापे में क्या क्या गुल खिला रही है। विवेक गुस्से में बोला, सब पता है मुझे माँ के बारे में। इतना सुनते ही सोनी विवेक को हैरानी से देखने लगी तो विवेक गुस्से में बोला, जिनके चरित्र पर तुम तरह तरह के दाग लगा रही हो उनके आत्मसम्मान के चर्चे पूरे शहर में हैं आज। अगर सुन सको तो सुनो, मेरी माँ आदर्श विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। उस रात को काका आए थे, उनके ही स्कूल में माँ प्रिंसिपल हैं। काका की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनका अभी अभी दिमाग का ऑपरेशन हुआ है, तो उन्होंने माँ को स्कूल की प्रधानाचार्य बना दिया। क्योंकि माँ ने बीएड और एमएड किया हुआ है तो उन्हें शिक्षा की नॉलेज भी है। वह तो पापा ने माँ की नौकरी लगने नहीं दी थी, नहीं तो माँ भी आज अपने पैरों पर खड़ी होती। इसलिए माँ को काका ने सारी जिम्मेदारी दी, वही अब पूरी स्कूल को मैनेज करती है। यहाँ तक कि माँ अपने स्कूल में गरीब लड़कियों औरतों को मुफ्त में शिक्षा भी देती है। माँ तो मना कर रही थी, लेकिन मैंने ही माँ की हिम्मत बढ़ाई, क्योंकि माँ हमेशा कहा करती थी
कि अपने पैरों पर खड़े होने की तमन्ना उनके दिल में ही दबी रह गई। लेकिन जब काका ने बताया तो मेरा भी फर्ज बनता था कि मैं अपनी माँ के सपनों को पूरा कर सकूं। इसलिए मैंने माँ को तुमसे बताने को मना किया था, क्योंकि तुम तो घर में बवाल ही खड़ा कर देती। मेरी माँ आज एक आत्मनिर्भर महिला है और तुम माँ पर इतना बड़ा दाग लगा रही हो। अरे काका तो माँ को अपनी बड़ी बहन मानते हैं और तुमने आज एक भाई बहन के रिश्ते को ही तार तार कर दिया। लेकिन सोनी को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इतना सब सुनने के बाद मुंह बनाकर वहां से चली गई तो विवेक का गुस्सा और बढ़ गया और वह उसके पीछे पीछे जाने लगा। लेकिन लता जी ने अपनी कसम देकर उसे बहू पर गुस्सा करने से मना कर दिया। कुछ महीने बाद सोनी के मायके से फोन आया। वो परेशान थी तो लता जी बोली, बहू क्या बात है, परेशान क्यों दिख रही हो? सोनी बोली, आप तो रहने ही दीजिए, आप मेरी परेशानी क्या ही दूर करेंगी। लता जी बोली, बात क्या है, एक बार बताओ तो सोनी। सोनी बोली, मेरे पापा को एक हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से मुंबई जाना है। होटल तो ऑफिस वाले दे रहे हैं, पर खाने की परेशानी है। पापा को ब्लड प्रेशर है, बाहर का तला भुना खाएंगे तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मम्मी पापा को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन जाना भी जरूरी है। समझ नहीं आ रहा है क्या करें। लता जी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है? याद है तुम्हें, कुछ महीने पहले शर्मा भाई साहब हमारे घर आए थे। तुम्हारे पापा के खाने की व्यवस्था वो लोग कर देंगे। शर्मा जी अभी स्कूल की छुट्टियों में अपनी बेटियों के पास मुंबई में रह रहे हैं। सोनी आश्चर्य से बोली, वो जो देर रात आए थे? लता जी बोली, हाँ हाँ वही। सोनी बोली, लेकिन एक हफ्ते के लिए किसी अनजान को कोई अपने घर में क्यों खिलाएगा? तो सास बोली, बहू हम बहुत पुराने पड़ोसी थे और वे लोग रिश्ता निभाना जानते हैं, आजकल की पीढ़ी की तरह नहीं। क्योंकि नफा नुकसान देखेंगे तो रिश्ता कैसे निभा पाएंगे? और समधी जी अनजान कैसे हुए? वो इस घर के सदस्य हैं, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। सोनी हैरानी से अपनी सास को देख रही थी कि वे उसके पिता के लिए इतना कुछ कर रही हैं। सोनी ने अपनी माँ कामिनी जी को बताया कि हो सकता है मेरी सास सारी व्यवस्था कर दे। कामिनी जी बोली, कर भी देगी तो क्या, क्या एहसान करेगी? अरे उनके रिश्तेदार और जानने वाले सब आते हैं तो मेरी बेटी ही तो बनाकर खिलाती है। तो तुम ये मत सोचना कि वो तुम पर एहसान कर रही है। सोनी बोली, हाँ मम्मी सही कह रही हो। लता जी ने शर्मा जी को फोन लगाया और सारी परेशानी उनसे साझा की। शर्मा जी बोले, भाभी आपने हमें ऐसा बोलकर पराया कर दिया। हम हैं तो उन्हें होटल में रहने की क्या जरूरत है? उन्हें बोलिए जब तक मुंबई में है हमारे घर ही रहेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया था, हम भूले नहीं हैं। बस आप उनका नंबर दे दीजिए, मैं बात कर लूंगा और आप चिंता मत कीजिए। लता जी ने मुंह जुबानी समधी जी का नंबर उन्हें लिखवा दिया। लता जी बोली, लो बहू तुम्हारा काम हो गया। सोनी बोली, इतना बड़ा भी काम आपने नहीं किया कि मुझे सुना रही है। अब आपके रिश्तेदार आते हैं तो उन्हें कौन करता है? और मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। लता जी ने सोचा कि बहू की आंखों में तो पानी ही नहीं है, इसे सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगले दिन शाम को विवेक घर में था तो लता जी बोली, बेटा विवेक मौसम बदल रहा है, मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द होता है, बहू से कहो हर रोज मेरी थोड़ी मालिश कर दिया करे। तभी रेखा वहां आई और बोली, क्या मैं और मालिश? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? विवेक बोला, रेखा तुम मेरी माँ से फिर से कैसे बात कर रही हो? बेटा अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, बेहतर होगा तुम अपनी गृहस्थी अलग बसा लो। सोनी बोली, क्या मतलब है अलग गृहस्थी बसा लो? दिक्कत आपको है
तो आप इस घर से चली जाइए। लता जी के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने एक थप्पड़ सोनी को जड़ दिया और बोली, बहुत दिन तक तुम्हें बहू समझकर प्यार से समझाती रही, पर तुम, अरे तुम्हारी जगह अगर मेरी बेटी होती तो एक थप्पड़ की जगह दोनों गाल लाल कर दिए होते। क्या ये घर तुम्हें दहेज में मिला है या तुम्हारे पति ने खरीदा है? तुम भूल रही हो, ये घर मेरे पति का है। घर का राशन पानी सब मेरे पैसों से आता है। मैं सोचती थी बेटा इतना अच्छा है तो बहू बुरी बन ही नहीं सकती, पर तुमने तो उसकी भी अच्छाई का फायदा उठाया। पर जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अब इस घर में अगर तुम्हारी पत्नी रहना चाहती है तो मर्यादा में रहे, वरना तुम दोनों इस घर से चले जाओ। मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। विवेक अपनी माँ की तरफ खड़ा हो गया और बोला, माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर दिक्कत इसे है तो ये अपने मायके चली जाए। अभी मैं इसके पिताजी को फोन करता हूँ। सोनी विवेक से माफी मांगने लगी। नहीं, मेरे पापा को कुछ मत बताइए। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और वैसे भी उन्हें अभी बाहर जाना है। मम्मी जी, आप तो सब जानती हैं, फिर कुछ कहती क्यों नहीं है? लता जी बोली, मैं क्यों तुम्हारे लिए कुछ करूं? इतना कुछ करने के बाद भी मुझे क्या सिला मिला? अरे माँ अच्छी सलाह दे तो मानो, पर क्या तुम दूध पीती बच्ची हो जो तुम्हें कुछ भी कोई कह देता है और तुम मान लेती हो? विवेक सोनी से बोला, सोनी, एक बात जान लो, मैं अपनी माँ से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी माँ गलत नहीं है। अरे उन्होंने तो आज तक कभी नफा नुकसान देखकर रिश्ता नहीं निभाया। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो हमारे दरवाजे पर कोई नहीं आता। पर तुम देख रही हो कि मेरी माँ के व्यवहार के कारण लोग यहाँ आते हैं। सोचो, मेरी माँ ने अपना व्यवहार के कारण कितने लोगों को अपना बना लिया है, और तुम एक अपनी सास को अपना नहीं बना पाई। छी, मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। तभी सोनी के पिता का फोन आया और उन्होंने कहा कि मुंबई में शर्मा भाई साहब का फोन आया था। अपनी सास से बहुत बहुत धन्यवाद कहना। उन्होंने जो किया है कोई अपना ही कर सकता है। बेटा, इतनी अच्छी सास तुम्हें बड़े पुण्य से मिली है, इसे व्यर्थ मत जाने देना। सोनी की आंखें भर आई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सोनी लता जी को पकड़कर बोली, मम्मी जी, मैंने आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, पर आपने साबित कर दिया कि सच में रिश्ते नफा नुकसान देखकर नहीं निभाए जाते हैं। लता जी बोली, देखो बहू, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती है, इसलिए जितना संभव हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। अपनी माँ से कहना समधी जी की फिक्र ना करें, ऐसा समझे कि वो अपने रिश्तेदार के घर ही जा रहे हैं। सोनी ने जब अपने मायके फोन किया तो कामिनी जी फिर उल्टा सीधा बोलने लगी। तो सोनी बोली, नहीं माँ, आपकी सोच बिल्कुल गलत है। जब तक हम किसी के लिए नहीं करेंगे, दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? आपने आज तक कभी पापा के दोस्तों को या उनके घर वालों को अपने घर नहीं आने दिया, और मुझे भी यही सब सिखाती रही। पर देखिए, मेरी सास के व्यवहार के कारण पापा की परेशानी भी खत्म हो गई। सोनी सोचने लगी कि ये सासू माँ के अच्छे स्वभाव और नेकी का बैंक बैलेंस ही तो है, जो उन्हें सूद समेत वापस मिल रहा है। अब उनसे मुझे ये गुण सीखना ही पड़ेगा और अपना भी बैंक बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। ना जाने हमें कब किसकी जरूरत पड़ जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबा लें। धन्यवाद। मिलते हैं हम आपको जल्द ही एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।